हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 11 अगस्त के सभी करंट अफेयर यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड तक पूरे सेशन को देखिएगा। सारे फैक्ट, सारे करंट अफेयर आराम से नोट कीजिए। ये सारे एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। मेरा नाम है पंकज वैष्णव। पहले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। आप सभी को पता है हमारे ऑफिस में हमारे जो स्टूडियोज़ हैं उनमें रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो अभी आपको जो सेशन है वो इसी फॉर्मेट में मिलेंगे। तो आप कोऑपरेट कीजिए, सारे करंट अफेयर आपको यहाँ पर ईजिली समझ में आएंगे। बस आप ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ आइए। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में किन दो आपदाओं को जोड़ा गया है? तो देखिए, 16वें वित्त आयोग की अगर हम यहाँ पर बात करें, आप सभी को पता होना चाहिए कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगरिया हैं। इनकी सिफारिशों के बाद अभी क्या हुआ है कि दो डिजास्टर्स को नोटिफाइड नेचुरल कैलेमिटीज में शामिल किया गया है। मतलब अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं में दो आपदाओं को शामिल किया गया है। कौन कौन सी है? एक है हीट वेव और सेकेंड है आकाशीय बिजली। यहाँ पर हीट वेव की बात करें तो किसी भी मैदानी क्षेत्र में अगर टेम्परेचर 40 के पार चला जाता है, लगातार बना रहता है, और अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 30 के पार बना रहता है, तो ऐसे केस में इसे हीट वेव कहा जाता है। इसमें क्या होता है, लोगों की मृत्यु हो जाती है, काफ़ी अदर प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। आकाशीय बिजली की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जब क्लाउड्स आपस में टकराते हैं तो आप सभी को पता है बिजली गिर जाती है, इससे भी लोगों की मृत्यु होती है। तो इन दोनों ही आपदाओं को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की कैटेगरी में शामिल किया गया है। आंसर हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा यही था कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में किन दो आपदाओं को शामिल किया गया? आंसर बी। पहले ये जो अधिसूचित प्राकृतिक आपदाएं थी 12 थी, अब ये बढ़कर हो गई है 14। अब बात आती है कि इसका फायदा क्या होगा। इसका फायदा देखिए स्टेट को होता है। एक्चुअल में क्या होता है, स्टेट को स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, इनसे ज़्यादा पैसा मिल पाता है फिर ऐसी जो आपदाएं हैं उनसे लड़ने के लिए। तो 16वें फाइनेंस कमीशन की ये रिकमेंडेशन थी। इसके आधार पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने हीट वेव और लाइटनिंग को ऑफिशियल नोटिफाइड नेचुरल कैलेमिटीज़ में शामिल किया है 2026 से लेकर 2031 तक, क्योंकि फाइनेंस कमीशन की सिफारिशें लागू होगी। तो इस केस में जो गाइडलाइंस है वो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड गाइडलाइंस के तहत इसे लागू किया जाएगा। अब इन डिजास्टर से प्रभावित स्टेट को रिलीफ और डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए नॉर्मली फाइनेंशियल असेसमेंट मिल पाएगी इन दोनों ही फंड से, जिनकी अभी हमने ऊपर बात की है, SDRF और NDRF से। तो ये इंपॉर्टेंट है स्टेट के लिए। अभी तक क्या होता था कि ऐसे केस में स्टेट को फाइनेंशियल हेल्प नहीं भी मिल पाती थी, लेकिन अब वो मिल पाएगी। इससे पहले हीटवेव को लोकल डिजास्टर ही माना जाता था। तो इससे क्या होता था, स्टेट अपना जो एनुअल SDRF फंड होता है ना, उसमें से केवल 10% ही ऐसी आपदाओं के लिए दे पाता था। लेकिन अब क्योंकि इसे नोटिफाइड नेचुरल कैलेमिटीज़ घोषित किया गया है, तो अब स्टेट के पास पावर बढ़ जाएगी, वो और ज़्यादा पैसा ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए खर्च कर पाएगा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2025 को समझना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या ये एक्ट आया था 2005, 2025 नहीं है ये, 2005। इस एक्ट को हमको समझना पड़ेगा। एक्चुअल में 2005 में भारत में जितने भी आपदाएं हैं उससे जुड़ी हुई प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिलीफ, इनके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया था। यही लीगल फ्रेमवर्क डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के नाम से जाना जाता है। और इसी एक्ट के तहत, इसी अधिनियम से NDMA, जिसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहा जाता है, इसकी स्थापना की गई थी। NDRF की स्थापना की गई, SDRF की स्थापना की गई, ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट को लागू किया जा सके। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत इसे लागू किया गया था। यहाँ पर एक जो ये आया है इसे याद रखिएगा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किस एक्ट के तहत बनी है, तो ये एक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था, 2005 में लाया गया था। और ये जो अथॉरिटी है ना, इसके चेयरमैन हमेशा भारत के PM होते हैं। तो वर्तमान में कौन होंगे?
भारत के पीएम नरेंद्र मोदी। देखिए, नोटिफाई नेचुरल कैलेमिटीज, एक ये भी वर्ड आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा होगा या फिर प्रॉब्लम दे रहा होगा, समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक्चुअल में क्या होता है, नोटिफाइड नेचुरल कैलेमिटीज की बात करें तो ये होती है प्राकृतिक आपदाएं, है ना, जिनको नोटिफाई किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसे डिजास्टर जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती है ताकि इनके लिए फाइनेंशियल हेल्प दी जा सके। अभी तक हीट वेव और लाइटनिंग इसमें शामिल नहीं था, लेकिन अब इनको भी शामिल कर लिया गया है। तो पहले 12 थे, अब टोटल 14 हो गए हैं। 1 मार्च से 26 जुलाई 2026 के बीच में इंडिया में आपको पता है 4,853 हिट स्ट्रोक केसेस देखने को मिले, जिसमें 20 कंफर्म्ड डेथ देखने को मिली है। ये तो ऐसी डेथ है जो कि गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में, मतलब मैनिफेस्टो बोल रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट के रियलाइजेशन में कि इनसे लोग मरे हैं। लेकिन अगर हम आंकड़ा देखें तो सरकारी आंकड़े तो हमेशा कम ही होते हैं, इनसे ज़्यादा लोग मारे गए होंगे हिट वेव के कारण। तो इसीलिए हिट वेव को और जो लाइटनिंग है इसको नोटिफाइड नेचुरल कैलेमिटीज़ में शामिल किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इंडियन नेवी और यूएस नेवी के बीच में ईओडी एक्सरसाइज 2026 का कौन सा एडिशन आयोजित किया जा रहा है? अच्छा, पहली चीज़ तो हमको यहाँ पर यह पता चले कि ईओडी एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में आयोजित की जाती है। तो इसका आयोजन किया जाता है इंडियन नेवी और यूएस नेवी के मध्य में। मतलब ये एक नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और यूएसए के मध्य में। इस साल अभी इसका 8th एडिशन आयोजित किया जा रहा है। आंसर भी हो जाएगा। अब बात आती है कि 8th एडिशन ईओडी एक्सरसाइज का कहाँ किया जा रहा है। तो ये 8th एडिशन आयोजित किया जा रहा है भारत में, केरला के कोची में। 5 डेज एक्सरसाइज है ये शुरू हो चुकी है। 14 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो 14 अगस्त 2026 को ये खत्म होगी। 5 दिन की बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज, जिसे कहा जाता है ईओडी एक्सरसाइज। अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल, इसे शॉर्ट में कहा जाता है ईओडी। इंडियन नेवी और यूएस नेवी के मध्य में एक नेवल एक्सरसाइज है। भारत में सदर्न नेवल कमांड, जो कि केरला के कोची में है, यहाँ पर इसका 8th एडिशन का आयोजन किया जा रहा है। अब देखिए, ईओडी जो हम देखते हैं ना, एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल, ये क्या होता है? तो इसका मतलब है बम, माइंस और दूसरे जो खतरनाक विस्फोटक है उनको ढूंढना, सुरक्षित करना या उनको हटाना। तो ये एक नेवल एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के मध्य में हर साल नॉर्मली, हर साल तो नहीं, 2 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है ना, ये 2005 में की गई थी। अब कोविड के कारण भी काफ़ी समय ये आयोजित नहीं किया गया, तो ऐसा बोल सकते हैं कि समय समय पर इसका आयोजन किया जाता है। इस बार 2026 में इसका 8th एडिशन आयोजित किया गया है। आगे आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अगर हम इंटरनेशनल यूथ डे की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो ये जो डे है हर साल मनाया जाता है 12 अगस्त को। आंसर हो जाएगा आंसर ए, इंटरनेशनल यूथ डे। यूथ के प्रति सम्मान व्यक्त करना, है ना, पूरे वर्ल्ड में यूथ के जो इश्यूज हैं, उनकी जो समस्या हैं, उनके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना। जो अलग अलग देशों की गवर्नमेंट्स हैं उनको मतलब उनके ये चीज़ रियलाइज़ करवाना उनको कि भाई जो यूथ है उनको काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, काफ़ी सारी समस्याएं, तो आप उन समस्याओं का निराकरण निकालो क्योंकि आप सरकार में हो। जैसे इंडिया में भी हमने देखा यूथ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, अभी प्रोटेस्ट भी हुए हैं। तो ऐसे जो यूथ इशू हैं इनको कंसिडर किया जाए, इनको देखा जाए कि भाई इनको कैसे सॉल्व किया जाए ताकि यूथ मेंटली प्रेशराइज्ड ना हो, किसी प्रकार के तनाव में ना जाए और उनको सेव किया जा सके। तो इसलिए इंटरनेशनल यूथ डे हर साल कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। इजी। देखिए, यूनाइटेड नेशन ने 1999 में इसे अनाउंस किया था, लेकिन ये डे पहली बार मनाया गया था सन 2000 में। सन 2000 से 12 अगस्त को ये डे हर साल मनाया जा रहा है। 2026 में डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशन, ये थीम रखी गई है इंटरनेशनल यूथ डे की। ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है।
आप सभी को इन्फॉर्म कर देता हूं कि आप सभी के लिए फ्रीडम सेल कंटिन्यू है क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। तो फ़ायदा उठाइए, 16 अगस्त तक ये सेल आपके लिए कंटिन्यू रहेगी। 8 से लेकर 16 अगस्त तक की सेल है, ठीक है। अभी आपको सारे कोर्सेज काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे कोर्सेज आप 24 रुपीज़ में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहाँ पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई हर्डल आता है, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो हमारी हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। हमारी टीम आपको सपोर्ट कर देगी, आपको मदद कर देगी अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी हर्डल आता है, या फिर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो भी स्क्रीन पर आप कोर्सेज देख रहे हैं, ये अभी के लिए आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर 24 रुपीज़ में मिल जाएंगे। तो चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को, फ़ायदा उठाइए फ्रीडम सेल का। तब तक हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय भौतिक विज्ञानी दीपक धर को 2026 में डिरॉक मेडल से सम्मानित किया गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो देखिए, इंडिया के बहुत ही फेमस एक फिजिसिस्ट हैं, भौतिक विज्ञानी हैं, जिनका नाम है दीपक धर। अभी हुआ ये है 2026 में इनको डिरॉक मेडल से सम्मानित किया गया है। आपको पता है भारत सरकार के द्वारा दीपक धर को 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। क्यों? क्योंकि फिजिसिस्ट हैं, तो इनके क्षेत्र में इनका काफ़ी योगदान है, काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया है, इसीलिए इनको 2023 में पद्म भूषण दिया गया था और अब 2026 में इन्हें डिरॉक मेडल से सम्मानित किया गया है। अब बात आती है कि डिरॉक मेडल देता कौन है जो कि दीपक धर को दिया गया। तो ये मेडल एक संस्था है, अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स। ये एक संस्था है, ये हर साल डायरेक्ट मेडल देती है। हालांकि ये कलेक्टिवली काफ़ी सारे लोगों को देती है। तो दीपक धर को ये जो अवार्ड मिला है ना, ये एक्चुअल में जैसे बर्नार्ड डेरिडा, मार्क मेजार्ड और भी अलग अलग लोगों के साथ दिया गया है संयुक्त रूप से। इन लोगों को आप छोड़ सकते हो, लेकिन इंडियन दीपक धर हैं तो उनको आपको याद रखना पड़ेगा। दीपक धर अपने स्टैटिस्टिकल जो मैकेनिक्स से उसके लिए जाने जाते हैं, इस पर रिसर्च के लिए जाने जाते हैं। स्पेशली सैंड पाइल मॉडल जो इनका था ना, सैंड पाइल मॉडल, रेत के ढेर के आधार पर एक मॉडल इन्होंने दिया था स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए, तो उसके लिए इन्हें काफ़ी जाना जाता है और इसीलिए 2023 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। अब यहाँ पर जो आपको कंफ्यूज कर रहा है ना, वो है कि ये सैंड पाइल मॉडल क्या होता है। तो देखिए, पहले हम सैंड पाइल मॉडल को ही समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, इन्होंने बताया कि रेत का ढेर धीरे धीरे बनता है। एक पॉइंट के बाद अगर वो ज़्यादा रेत वहाँ पर जमा हो जाए तो वो आसपास फैल जाएगी, काफ़ी क्योस पैदा करेगी, काफ़ी सारी अराजकता पैदा करेगी, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी जब वो आसपास फैलने लगेगी। तो इन्होंने बताया इसके माध्यम के कि सिस्टम में जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं ना, कब अचानक बड़ा बदलाव ले लेते हैं और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो यही इन्होंने बताया है सैंड पाइल मॉडल के माध्यम से। तो ये दीपक धर का कॉन्ट्रीब्यूशन है। सैंड पाइल मॉडल को मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल तरीके से समझने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रिसर्च अच्छी थी, इसलिए इनको पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। और अब 2026 में जो दिया गया वो है डायरेक्ट मॉडल, मॉडल बोल रहा हूँ, मेडल को मॉडल बोल रहा हूँ, डायरेक्ट मेडल, ठीक है। किस संस्था ने दिया है? पहली चीज़ तो ये अभी मैंने आपको बताया कि ये अब्दुल सलाम नाम का अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स, ये एक संस्था है, एक एजुकेशनल सेंटर है जो थ्योरेटिकल फिजिक्स मैथमेटिक्स में रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए जाना जाता है। इटली में इसकी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, हेडक्वार्टर भी इटली में, और 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके द्वारा डायरेक्ट मेडल दिया जाता है थ्योरेटिकल फिजिक्स के क्षेत्र में योगदान के लिए। 1985 में यह मेडल शुरू किया गया था और $5000 अमेरिकी की राशि दी जाती है। ओके, अब ये जो संस्था है ना जो मेडल देती है, यूनेस्को और ऐसी अलग अलग संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ सेंटर है, तो वर्ल्ड में काफ़ी पॉपुलर है और इसका दिया हुआ मेडल भी पॉपुलर है, तो इसे याद रखिएगा। आगे चलेंगे। कोरिया मास्टर्स 2026 में विमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? अच्छा, यहां पर बात की जा रही है कोरिया मास्टर्स 2026 की। इस टूर्नामेंट में विमेन सिंगल का जो खिताब है ना, ये भारत की अस्मिता चालिहा ने अपने नाम किया है। भारत की अस्मिता चालिहा।
इनको याद रखना क्योंकि इनसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अस्मिता चालिहा किस खेल से संबंधित है। तो हमको पता होना चाहिए कि ये बैडमिंटन की प्लेयर है। अस्मिता चालिहा बैडमिंटन प्लेयर बहुत ही फेमस है। तो अभी क्या हुआ है कि कोरिया मास्टर 2026 जो कि एक बैडमिंटन का इवेंट है, एक्चुअल में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का सुपर 300 टूर्नामेंट है। ये अलग अलग कैटेगरी होती है, आगे हम बात करेंगे। ये सुपर 300 टूर्नामेंट है, कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन की प्रतियोगिता है। इसका रिसेंटली आयोजन किया गया था साउथ कोरिया के असान शहर में, और यहाँ पर भारत की अस्मिता चालिहा ने विमेन सिंगल का टाइटल अपने नाम किया है। ये इनका BWF वर्ल्ड टूर टाइटल पहला ही है जो कि इन्होंने जीता है। कोरिया मास्टर्स के फाइनल में इन्होंने चाइना की हान नाम की एक प्लेयर है, बैडमिंटन प्लेयर है, तो इनको हराया है। हान NXC इनका नाम है। तो इनको हराकर अपने नाम किया है कोरिया मास्टर का खिताब अस्मिता या अश्मिता चालिहा ने। तो बैडमिंटन प्लेयर है इंडिया की, और ये इनका पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट उपलब्धि है, इसको याद रखना, ठीक है। और क्या होता है कि BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 या उससे ऊपर का टाइटल जीतने वाली ये भारत की 5वीं इंडियन वीमेन बन गई है, अश्मिता चालिहा। अच्छा, अश्मिता चालिहा आती किस राज्य से? तो ये असम के गुवाहाटी की रहने वाली है इंडियन बैडमिंटन प्लेयर। अब कोरिया मास्टर की बात कर लेते हैं। कोरिया मास्टर इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है, BWF के वर्ल्ड टूर का हिस्सा है। अलग अलग इवेंट होते हैं, इनमें से एक कोरिया मास्टर भी होता है, और ये सुपर 300 स्तर का एक टूर्नामेंट है। एक्चुअल में क्या होता है, BWF वर्ल्ड टूर में अलग अलग लेवल्स होते हैं, जैसे सुपर 100, 300, 500, 750 या 1000। क्या होता है, हर जो स्तर होता है ना वो और ज़्यादा टफ होता जाता है। वर्ल्ड के टॉप प्लेयर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और जो रैंक मिलती है ना, जो अंक मिलते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं जैसे जैसे ये लेवल बढ़ता जाता है। तो अभी जो कोरिया मास्टर्स है वो सुपर 300 है, जिसका खिताब जीता अस्मिता चालिहा ने। इंडिया 2027 में किस नए फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? इंडिया 2027 में एक नए फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी करने वाला है, और ये फिल्म फेस्टिवल है ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल। आंसर हो जाएगा आंसर बी। तो ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल 2027 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये इंडिया में आयोजित किया जाने वाला है। अभी क्या हुआ कि मुंबई में ब्रिक्स वेव्स बाजार एक समिट है, इसका आयोजन किया गया था। ब्रिक्स कंट्री यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है, और यहीं पर ग्लोबल साउथ कंट्रीज के बीच में फिल्म और एंटरटेनमेंट सेक्टर में इंटरनेशनल कॉपरेशन पर बातचीत की गई। क्योंकि जब हम ब्रिक्स वेव्स बाजार की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ जो कंट्रीज है ना, उन्हीं के लिए एक मंच है। तो यहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि अगले साल मतलब 2027 में जो ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल है, इसका आयोजन किया जाएगा इंडिया में। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल में केवल ब्रिक्स देशों की फिल्में ही पार्टिसिपेट करती है। ग्लोबल साउथ मतलब ग्लोबल साउथ के जो देश है ना, जो इक्वेटर के दक्षिण में, उनकी देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं अपनी मूवीज़ को लेकर। तो ये फिल्म फेस्टिवल है एक तरीके से, ताकि ग्लोबल साउथ की मूवीज़, फिल्म, एंटरटेनमेंट सेक्टर, इनको प्रमोट किया जा सके, इनको एक वैश्विक मंच मिल पाए। ब्रिक्स वेव्स बाजार 2026 आयोजन इसका मुंबई में हुआ। इसमें जो ब्रिक्स मेंबर है, 20 ब्रिक्स मेंबर, देखिए ब्रिक्स मेंबर ने तो पार्टिसिपेट किया ही, इसके अलावा जो अदर कंट्रीज़ है 20, उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। पार्टनर कंट्रीज से 900 डेलीगेट्स यहाँ पर आए थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ब्रिक्स के सारे मेंबर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा जो अदर मेंबर्स हैं वो यहाँ पर आए, पार्टनर कंट्रीज़ के मेंबर आए और इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और यहीं पर डिसाइड हुआ कि ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल का आयोजन इंडिया में किया जाने वाला है। तो इसमें ग्लोबल साउथ देशों की फिल्में और जो फिल्म निर्माता हैं वो यहाँ पर शामिल होते हैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए। स्पेशली एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और अन्य डेवलपिंग कंट्री के जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है, अपने देशों की मूवीज़
जो कल्चर है, जो स्टोरीज हैं, है ना, उनको यहाँ पर बताती है, ग्लोबल उनको मंच मिलता है और उनको प्रमोट किया जा पाता है। तो इन फ्यूचर ऐसी मूवीज़ जो इन देशों में बने वो भी ग्लोबली देखी जाए, तो इसके लिए ऐसे मंच इनको मिलना ज़रूरी हो जाता है। तो 2027 में ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल इंडिया में आयोजित किया जाएगा। अभी लास्ट ईयर 2025 में इसका जो आयोजन है ना, 3 से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक जॉर्जिया में किया गया था। मतलब यूएसए का एक शहर है जॉर्जिया, यहाँ पर किया गया था, तो इसे भी याद रखना। ब्रिक्स व्यवसाय बाजार एक फिल्म, मीडिया और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बिजनेस प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ब्रिक्स देश पार्टिसिपेट करते हैं। अपनी मूवीज़, मीडिया प्रोफेशनल्स, इनके माध्यम से फिल्म को प्रमोट करना, इन पर बातचीत करना, एक वैश्विक मंच मिलता है कि भाई फिल्म उद्योग में भी इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया जा सके और बिजनेस डील की जा सके। तो इसके लिए ब्रिक्स व्यवसाय बाजार का आयोजन किया जाता है। ब्रिक्स के देशों का मूवीज़ पर एक सम्मेलन है, इसको ऐसा समझ लो, मूवीज़ और फिल्म इंटरटेनमेंट पर। आगे आएंगे, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड द्वारा किस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने हाल ही में एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है जिसका नाम है अग्नि-4। अच्छा, परीक्षण कहाँ किया गया होगा? भारत के जो भी मिसाइल परीक्षण है ना, याद रखना, अगर कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको इम्प्रॉम्प्टू याद नहीं आ रहा, तो एक चांदीपुर फील्ड फायरिंग रेंज को याद रखना। ओके, ओडिशा के चांदीपुर में एक फील्ड फायरिंग रेंज है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इसे कहा जाता है। तो यहीं पर इंडिया की अधिकतर 99% से ज़्यादा मिसाइलों की टेस्टिंग की जाती है। तो अभी क्या हुआ है कि स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने अग्नि-4 मिसाइल का सक्सेसफुली परीक्षण किया है। ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने डेवलप किया है और अब इसका परीक्षण किया गया सफलतापूर्वक। इसकी अगर टारगेटेड क्षमता देखते हैं, कैपेसिटी देखते हैं, तो 4000 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है ना। स्पेशली न्यूक्लियर वेपन ले जाने में भी सक्षम है। इंडिया की जो अग्नि मिसाइल है ना, उसकी जो विशेषता है वो यही है कि ये न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम है। मिसाइल 2 स्टेजेस में काम करती है। इसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है। इसे रोड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। मतलब किसी भी टैंक से, किसी भी अदर मिलिट्री ट्रक से इसको इजीली लॉन्च किया जा सकता है, जिससे क्या होता है कि ये दुश्मन की जो रडार हैं, जो भी अदर उनके सर्विलेंस है, उससे बच के निकलने में सक्षम है। तो एडवांस्ड नेविगेशन गाइडेंस सिस्टम का इसमें यूज़ किया गया है ताकि अपने टारगेट को बहुत ही एफिशिएंसी के साथ ये हिट कर पाए। तो अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया गया स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के द्वारा। हमारे पास अग्नि सीरीज की 5 मिसाइलें, ध्यान रखना। एक अग्नि-1 है, इसकी मारक क्षमता अगर हम देखें ना, तो ये 700 किलोमीटर रेंज की है। अग्नि-2 2500 किलोमीटर की रेंज इसकी देखने को मिलती है। अग्नि-3 की बात करें 3500 किलोमीटर की रेंज है। अग्नि-4 4000 किलोमीटर की रेंज है इसकी। और इसके अलावा अग्नि-5 की बात करें तो ये 5500, मतलब 5500 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज पर ये टारगेट कर सकती है। ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल है। तो ये अग्नि की 5 मिसाइल, इनको याद रखिएगा। डीआरडीओ और उसकी जो सहायक संस्थाएं हैं उन्होंने मिलकर इसे डेवलप किया है। बैलिस्टिक मिसाइल, एक ये वर्ड आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्यूरियस पैदा करेगा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये वर्ड क्या है। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है कि रॉकेट से जब छोड़ी जाती है ना, रॉकेट की मदद से ये ऊपर जाती है, फिर ये नीचे आती है और एक तय रास्ते पर अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ती है। इसे कहा जाता है बैलिस्टिक मिसाइल। ये ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ अपने टारगेट को हिट कर पाती है। एक स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की बात हुई है जिसने इस टेस्ट किया है अग्नि-4 का। भारत की स्ट्रेटेजिक या फिर न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी से जुड़ी फोर्स को संभालने वाली एक ट्राई सर्विस कमांड है। मतलब तीनों सेनाओं की एक ट्राई सर्विस कमांड है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। न्यूक्लियर वेपन, मिसाइल्स, इन सभी को संभालना, है ना, उनकी टेस्टिंग करना, ये सारे काम स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के द्वारा किए जाते हैं। आगे आएंगे, अरुणाचल प्रदेश में कितने स्ट्रेटेजिक जगहों के नामों को स्टैंडर्ड बनाने के लिए नेशनल मैप को ऑफिशियली अपडेट किया गया है। तो इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत ही बोल्ड मूव यहाँ पर देखने को मिलता है हमको। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अरुणाचल प्रदेश के 27 प्लेसेस हैं
जिनको मतलब 27 स्ट्रेटेजिक प्लेसेस हैं, इनके नामों को ऑफिशियली नेशनल मैप में शामिल किया है और नेशनल मैप को ऑफिशियली अपडेट कर दिया है। देखिए क्या हो रहा था कि चीन बार बार हमारे अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों पर अपना क्लेम कर रहा था। वो चाइना अपने मतलब चाइनीस या मंदारिन भाषा के जो नाम होते ना, वो नाम रख रहा था हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्र है, जो विलेज हैं, है ना, बॉर्डर एरियाज है, उनके नामकरण कर रहा था। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला हम बताते हैं कि हम कौन है। तो इन्होंने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि 27 प्लेसेस को ऑफिशियली अपडेट कर दिया इंडियन नामों के साथ नेशनल मैप पर। अब ये एक स्ट्रेटेजिक मूव इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि नेक्स्ट मंथ एक समिट होने वाली है इंडिया में, ब्रिक्स की समिट है इंडिया में नेक्स्ट मंथ सितंबर 2026 में, और चाइना के शी जिनपिंग यहाँ पर आने वाले हैं। अब ऐसी कंडीशन में एक बार विवाद फिर उठ के आया है। अब देखना पड़ेगा कि शी जिनपिंग इंडिया आते हैं कि नहीं, क्योंकि एक सीधा सीधा क्या है ना कि जो चाइना की गवर्नमेंट है ना, उसने भी अपोज किया है भारत के इस मूव को कि भैया तुम क्षेत्रों को इंडियन नाम कैसे दे सकते हो। अब भाई इंडियन क्षेत्र हैं तो इंडियन नाम क्यों नहीं दिया जाएगा। देखिए क्या हुआ था कि 2005 में भारत की गवर्नमेंट और चाइना की गवर्नमेंट के बीच में एक समझौता हुआ था। 2005 में ये समझौता था। इसमें क्या था कि हम सहमत हुए थे कि भैया बॉर्डर डिस्प्यूट का आपस में सहमति के साथ हम पूरा करेंगे, सहमति के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स को, जो डिस्प्यूट है उनको सॉल्व करेंगे। और इसमें ये भी एक क्लॉज था कि भाई मतलब जब बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करेंगे ना, तो वहाँ के लोगों का मत भी पूछ लेंगे कि भाई आप क्या चाहते हो। अब चाइना क्या कर रहा है कि इसको उसने मिसयूज़ किया है और वो हमारे जो बॉर्डर एरियाज है ना, वहाँ पर चाइना के लोगों की जो संख्या ना वो बढ़ा रहा है, मतलब गांव स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जब कभी डिस्प्यूट सॉल्व करने की बारी आए, ये गांव के जो लोग हैं ये मंदारिन बोलेंगे या चाइनीज़ बोलेंगे, तो चाइना क्लेम कर पाएगा कि भाई ये चाइनीज़ हैं, चाइना बोल रहे हैं तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड भी वो डेवलप कर रहा है। तो इसी कंडीशन में चाइना को लगता है कि वो सारे क्षेत्र फिर इजीली भारत से चाइना के पास चले जाएंगे। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोल्ड स्टेप लिया है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने। और जो सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने अरुणाचल प्रदेश के 27 स्ट्रेटेजिक साइट्स के जो नाम है ना, उनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के अपडेटेड मैप में शामिल किया है। मतलब जो हमारा ऑफिशियल मैप है उसमें इसको शामिल कर दिया गया है, नए नाम दे दिए गए हैं इनको। 27 साइट्स हैं, इनमें से 21 तो लैंड एरिया है, विलेजेस हैं, 4 माउंटेन पासेस हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। एक हाई एल्टीट्यूड लेक भी है इसमें शामिल, जिसको चाइना अपनी बताने लग गया था। इसका नाम है शंभू सरोवर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि शंभू सरोवर भारत में कहाँ पर है। याद रखना ये है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। और एक वॉर मेमोरियल का भी नामकरण किया गया है, शेरे थापा मेमोरियल। तो इसको भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में जो हमारा नेशनल मैप है उसमें अपडेट किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सारी साइट्स 21 लैंड एरिया है। जो पास है उनको याद रखना। एक पास हमको देखने को मिलता है जिसका नाम है थांगला, एक है डजोला, एक है रिजाला, एक है पुकुरला। तो ये सारे जो माउंटेन पास है ना हिमालयन रेंज में अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं। तो ऑफिशियली इंडियन रिकॉर्ड्स में अब इनको नाम दिया गया है, इंडिया के मैप में इनको फाइनली ऑफिशियल नाम के साथ शामिल किया गया है। तो चाइना के डिस्प्यूट को ख़त्म करना, चाइना की जो बार बार हमारे क्षेत्रों में इंटरफेयर करता है उसको ख़त्म करने के लिए ये मूव होम मिनिस्ट्री ने लिया है। देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है ना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट है। अगर इसका एरिया देखें तो 83,743 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल है ईटानगर। नेबर स्टेट में असम और नागालैंड देखने को मिलते हैं। बॉर्डर कंट्रीज़ देखें तो चाइना के साथ तो बॉर्डर बनाता ही है, इसके अलावा भूटान और म्यांमार भी इससे बॉर्डर शेयर करते हैं। हाईएस्ट पीक देखें तो कांगटो इसकी हाईएस्ट पीक है हिमालय पर, 7,090 मीटर की पीक है, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पीक मानी जाती है। आगे आएंगे रतुसिंगना मुवादा गांव, एक गांव का नाम है ये, रतुसिंगना मुवादा गांव जो शतरंज टैलेंट हब के रूप में उभरा है, किस राज्य में स्थित है। तो रतुसिंगना मुवादा गांव, ये गांव देखने को मिलेगा भारत के गुजरात राज्य में। कहाँ पर? गुजरात। ये अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि ये शतरंज टैलेंट हब बन के उभरा है। यहाँ से, इस गांव से काफ़ी शतरंज प्लेयर निकल के आ रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, इस पर्टिकुलर जो गांव है ना,
रत सिंह ना मुवादा गांव। इसमें 100 घरों वाले इस गांव के खिलाड़ियों ने कॉम्पिटिटिव चेस में 120 ट्रॉफी जीती है, 179 मेडल अपने नाम किए। इस गांव से 17 फीडे रेटेड प्लेयर्स निकले। जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की रेटिंग होती है ना, वो रेटिंग प्राप्त 17 प्लेयर से इस एक गांव से। तो इसीलिए ये माहीसागर डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, उसका एक छोटा सा गांव है रत सिंह ना मुवादा गांव। तो ये एक चेस टैलेंट हब बन के उभरा है। एक्चुअल में क्या है, 2021 में यहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे संदीप उपाध्याय, उन्होंने इस पहल की शुरुआत की थी कि भैया यहाँ से चेस प्लेयर हम ट्रेन करेंगे। उन्होंने रूरल स्टूडेंट को चेस की ट्रेनिंग दी। गांव में 50 ग्रैंड मास्टर, 10 वर्ल्ड चैंपियंस तैयार करने का इन्होंने लक्ष्य रखा। अपनी सैलरी से भी काफ़ी काम किया चेस के लिए। और अब हम जो फाइनली देख पा रहे हैं वो ये हैं कि रतन सिंह ना मुवादा जो गांव है, ये एक चेस टैलेंट हब के रूप में उभरा है। गुजरात के माहीसागर डिस्ट्रिक्ट में ये देखने को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, प्रवर्तन निदेशालय जिसे ईडी कहा जाता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इसके निदेशक के रूप में किसका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है? तो ईडी के डायरेक्टर के रूप में 1 साल के कार्यकाल को बढ़ाया गया है, ये है राहुल नवीन। ये ईडी के डायरेक्टर बने थे 2024 में, तब से ये ईडी के डायरेक्टर के पद पर हैं। अब इनके कार्यकाल को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है ईडी डायरेक्टर के रूप में। नाम क्या है? राहुल नवीन। इनका जो कार्यकाल है 13 अगस्त से शुरू होगा 2026 में और 13 अगस्त 2027 तक ये अपने पद को होल्ड करेंगे। हमारी जो यूनियन की अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट है, मतलब कैबिनेट की जो अपॉइंटमेंट कमेटी है, उन्होंने इनके डायरेक्टर के रूप में 1 साल के कार्यकाल को मंजूरी दी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर हैं। 1993 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी हैं। ईडी में 2019 में ये शामिल हुए थे। आगे चलकर 2024 में फुल टाइम डायरेक्टर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया था। 2023 में अंतरिम डायरेक्टर के रूप में इन्होंने काम किया था, एक एडिशनल डायरेक्टर के रूप में, और फिर फुल टाइम डायरेक्टर बनाया गया इनको 2024 में। अब इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था 2026 में, लेकिन इनके कार्यकाल को 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारत की एक जांच एजेंसी है, मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज, इनसे जुड़े हुए मुद्दों को ये देखती है, जांच करती है। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, हालांकि तब इसे इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से जाना जाता था और शुरुआत में ये फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े हुए नियमों के उल्लंघन की जांच करती थी। फिर 1957 में इसका नाम बदला गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट किया गया। 1960 में इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसके अंडर में डाल दिया गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत कार्य करता है ईडी, जिसके डायरेक्टर के रूप में 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है। किसका? तो ये कार्यकाल बढ़ाया गया है, याद रखिएगा ये पूछा जाता है ना, डायरेक्टर के रूप में कार्यकाल बढ़ाया गया है राहुल नवीन का। डन। तो यहाँ पर 11 अगस्त के हमारे सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए, सारे फैक्ट डिस्कस कर लिए। अब हम लास्ट डे के जो हमारे क्वेश्चन थे उनको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। नेशनल हैंडलूम डे 2026 के अवसर पर कितने संत कबीर हैंडलूम अवार्ड और नेशनल हैंडलूम अवार्ड दिए गए? तो ये टोटल अवार्ड थे कितने? 22। आसियान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अगस्त को मनाया जाता है। नीति आयोग स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2026 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो यह है पंजाब राज्य। 2026 में कोलंबिया के 36वें प्रेसिडेंट एबेलार्डो डी ला एस्प्रियला बनाए गए। इंडिया की पहली प्राइवेट बिल्ड 800 KN FFSC लॉक्स मेथेन रॉकेट इंजन का नाम क्या है? इसका नाम है एवरेस्ट। कर्नाटक में खोजा गया 12वीं शताब्दी का वीरगल्लू किससे संबंधित है? यह विष्णुवर्धन से संबंधित है। वेद बालेंदु प्रकाश, जिनका हाल ही में निधन हो गया, रस शास्त्र और आयुर्वेद के लिए जाने जाते थे। टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट बिल 2026 किस अधिनियम में संशोधन के लिए लाया गया है? तो यह पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में संशोधन के लिए लाया गया है। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की अपनी तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति बैठक में नीतिगत रेपो रेट को किस स्तर पर रखा है? तो यह है 5.25%।
और इंडिया मैरीटाइम अवार्ड 2026 में बेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर नॉन कंटेनराइज्ड कैटेगरी में किस पोर्ट को सम्मानित किया गया? तो ये पोर्ट है कौन सा? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। आंसर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे करंट अफेयर लास्ट डे के हैं, रिवाइज हो गए हमारे। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर किए। पहला क्वेश्चन था राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना 2 लोगों ने की थी मिलकर, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। और बौद्ध धर्म के संदर्भ में निर्वाण का क्या अर्थ है? निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष या मुक्ति, बौद्ध धर्म के संदर्भ में। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हैं। सभी स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे कमेंट में आंसर जरूर करिएगा और सेशन को लाइक करके जाइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? सेकेंड, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? और मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्य रूप से किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों को कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।